सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और यह टॉपिक होगा नागालैंड पर। देखेंगे नागालैंड इतना अशांत क्यों है। इतना अशांत मैंने शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि यह अशांति आज से नहीं है, इसका जो इतिहास है वो सैकड़ों साल पुराना है। आज़ादी को इतने साल हो गए लेकिन फिर भी हम नागालैंड की अशांति को दूर नहीं कर पाए। यही कारण है कि नागालैंड की जो अशांति है यह विश्व की सबसे पुरानी अशांतियों में से एक माना जाता है। यहाँ पर जो संघर्ष है वो बहुत पुराना है। यही कारण है कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि वहाँ पर सशस्त्र सेनाएं तैनात कर दी गई हैं। कई बार हिंसक झड़पों की खबरें आती हैं और साथ ही साथ हमें यह भी सुनने को मिलता है कि वहाँ का एक अलग झंडा है। तो आखिर ये पूरा विवाद क्या है, इशू क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए हम सबसे पहले आपको मैप दिखाते हैं नागालैंड का और फिर उसके मिनट से आपको परिचित कराते हैं कि आखिर यह नागालैंड की अशांति का मुख्य कारण क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहले मैप को देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर नागालैंड दिखाई दे रहा है और अगर उसके थोड़ा सा जो है कि पश्चिम में देखेंगे तो आपको असम दिखाई दे रहा है। उसके उत्तर में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में देखेंगे तो आपको मणिपुर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पूरब में देखेंगे तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वह है म्यांमार। आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। देखिए नागालैंड के आप पूरब में म्यांमार देख रहे हैं, उत्तर में जो है कि अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं और पश्चिम में असम देख रहे हैं और फिर दक्षिण में मणिपुर देख रहे हैं। और उसके बाद अब देखिए यह नागा समूह, ये जो नागा लोग हैं इनको देखिए, यह इनकी एक खास वेशभूषा है। यह भारत की उन जनजातियों में से हैं जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है, जो सबसे ज़्यादा योद्धा मानी जाती हैं। ये लड़ाकू जनजातियों में शामिल होते हैं, यह इनकी इमेज है। अब आइए, मैंने दोनों चीज़ों से आपको परिचित करा दिया, अब मैं आपको इसके कुछ मिनट से परिचित कराता हूँ। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख राज्य है जो अपनी जनजातीय विविधता का मतलब होता है अलग अलग समूह के लोग, अब विशिष्ट संस्कृति, अद्भुत भूगोल और सीमावर्ती राज्य के रूप में एक अलग पहचान रखता है। सीमावर्ती राज्य का मतलब यहाँ म्यांमार से है, अर्थात म्यांमार से इसकी बाउंड्री लगती है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, पूर्व में म्यांमार तो पश्चिम में असम का विस्तार है। नागालैंड का कुल क्षेत्रफल बहुत छोटा है, यह 16,578 वर्ग किलोमीटर। इसकी वजह से यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में शामिल किया जाता है। इस राज्य की जो एक प्रमुख विशेषता है वह यह है कि इसका अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है और मैदानी भाग का प्रतिशत यहाँ पर काफ़ी कम है। अगर देखा जाए तो लगभग 9 से 10% एरिया ही मैदानी है। यहाँ की जो राजधानी है कोहिमा है और राज्य जो है कि 11 प्रशासनिक जिलों में विभाजित है। यह जो राज्य के निर्माण, जब राज्य हम कहते हैं कि कौन सा राज्य कब बना, तो राज्यों के निर्माण के क्रम में यह भारत का 16वां राज्य है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। मैं फिर से इसी समय को बताऊंगा, 1 दिसंबर 1963 का फिर से जिक्र करूंगा जब मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखिएगा कि 1963 में इसकी स्थापना हो रही है। भारत का यह 16वां राज्य है। नागालैंड राज्य जो है जाना जाता है अपनी जनजातीय विविधता के कारण और यहाँ पर 16 जनजातियां निवास करती हैं और इस सभी जनजातियां हैं तो नागा समूह में ही, लेकिन इनकी अपनी विविधताएं हैं, अपनी इनकी पहचान है। लेकिन यह दो चीज़ों से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वह है भाषा और धर्म। अर्थात भाषा और धर्म दो प्रमुख कारक हैं जो यह जो नागा समुदाय है जिसमें लगभग 16 जनजातियां हैं, ये एक दूसरे से जुड़ पाती हैं। कौन सी 16 जनजातियां हैं? यह हैं अंगामी, आओ, चखेसंग, चांग, कोन्याक, कुकी, लोथा, फोम, कुचुरी, रेंगमा, संगतम, सूमी, जेलियांग, खिनमिंगान और कचारी। ये प्रमुख जनजातियां हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आप इनको याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाषा और धर्म ही दो प्रमुख कारक है जो इनको जोड़ते हैं। कैसे? देखिए 90% यहाँ की जो आबादी है वह ईसाई धर्म को मानने वाली है। अर्थात जनजातियों में एक जो है कि यूनिक चीज़ दिखाई देगी कि
यह ईसाई धर्म को मान्य। दूसरा, यहाँ की जो भाषा है वह भाषा अंग्रेजी बन गई है, अर्थात यहाँ पर अधिकांश लोगों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है वह अंग्रेजी। यह जो लोग मैंने आपको दिखाए यह रहते हैं अपनी पुरानी वेशभूषा के अनुसार। आप यहाँ के घरों में भी इसी पहनावों को देख सकते हैं, अर्थात अभी भले ही हम कितने मॉडर्न हो गए हों, कितने भी हमने पहनावों में परिवर्तन किया लिया हो, लेकिन नागा समुदाय अपनी संस्कृति को बचा के रखने में अभी भी सफल रहा है और वह अपनी संस्कृति को खोना भी नहीं चाहते। हमने क्या किया है, परिवर्तन किया है, जब जैसी आवश्यकता लगी उसको अपनाया है, लेकिन इन्होंने अपनी संस्कृतियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नागालैंड है यह इसका अधिकांश भाग पर्वतीय है। इसी पर्वतीय भागों में एक एरिया है जिसका नाम है माउंट सारामती, और इस सारामती जो है ये जो नागा हिल्स है उसकी सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई है 3840 मीटर। और यह जो है कि एक सीमा, जो नागा हिल्स है एक सीमा का काम करती है, किसके बीच, नागालैंड और म्यांमार के बीच, दूसरे शब्दों में कहें तो भारत और म्यांमार के बीच। अब देखिए, थोड़ा सा नागालैंड के विषय में आपने जान लिया है, पहले से भी जानते होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। यह बैकग्राउंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बता पाएगा कि आखिर नागालैंड इतना अशांत रहता क्यों है। नागा जनजाति अपने इतिहास के विषय में जानकारी सहज कर नहीं रखती है, लेकिन फिर भी पिछले 200 वर्षों के इतिहास के आधार पर हम नागा आंदोलन और नागा अशांति को समझ सकते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि 2000-3000 पुराना कोई साहित्य हमको मिल जाए, उसके आधार पर हम नागाओं के विषय में जान पाए, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। नागा एक जनजाति ना होकर अनेक जनजातियों का समूह है। जैसे कि मैंने बताया, प्राचीन काल से यह नागा समुदाय असम के पूर्व में स्थित नागा हिल्स पर रहते आए थे। अन्य समाजों से अलग अपनी संस्कृति में रहना ये पसंद करते थे। मैंने आपको दिखाया नागालैंड का मैप, उसमें मैंने दिखाया कि इसके पश्चिम में कौन सा हिस्सा है असम का। तो दरअसल जहां पे आज नागालैंड है, यह जो पूरा एरिया है इसको बोला जाता है नागा हिल्स, और ये कभी असम का भाग हुआ करता था। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है, नागा एक जनजाति ना होकर अनेक जनजातियों का क्या है, समूह है। और प्राचीन काल से यह नागा समुदाय असम के पूर्व में स्थित नागा हिल्स पर रहते आए हैं, और जब यह इस हिल्स पर रह रहे हैं, इसी के कारण इसको हमने इस एरिया को नागालैंड कहा। और ये जनजाति कौन सी है, नागा, लेकिन इसके अंदर भी कुछ जनजातियां हैं जिनका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया। 1826 का जो समय है इसमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है। 1826 में अंग्रेजों ने असम को ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिला लिया, अर्थात असम को मिला लिया। इसका मतलब यह है कि चूंकि असम का ही भाग है नागा हिल्स, उसको भी मिला सकते थे। समय आगे बढ़ा, कुछ समय बाद 1881 में नागा हिल्स को भी अपने हिस्सों में अंग्रेजों ने शामिल कर लिया। ये जो नागा जनजाति है इससे काफी खौफ खाते थे ब्रिटिश लोग, क्योंकि नागाओं की पहचान ऐसी जनजाति के रूप में है जो गर्दन काटने के लिए फेमस है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हमने यहां पर नागाओं को कंट्रोल नहीं किया, नागालैंड में अगर था नागा हिल्स में हमारी पकड़ मजबूत नहीं रही, तो म्यांमार हमारे हाथ से, जिसको उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता, वो खो देंगे। इस कारण इन्होंने नागा हिल्स पर क्या किया, अपना कब्जा किया। नागाओं को ब्रिटिश भारत में शामिल कर बलपूर्वक शामिल किया गया, और साम्राज्यवादी सरकारें ऐसा ही करते आई थी। जो क्षेत्र उनको अच्छा लगता था वह अपना बलपूर्वक उसको अपने में शामिल कर लेते थे। 1900 अब क्या होता है, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसको शामिल कर लिया गया। 1881 में नागा हिल्स को शामिल कर लिया गया। अब जब नागा हिल्स को शामिल कर लिया गया तो नागाओं में एक बेचैनी थी। बेचैनी ये थी कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये सभी चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। ये सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, जो उनके कल्चर होती है, उसमें हस्तक्षेप करती है। इसलिए नागाओं ने दुखी होकर और आंदोलित होकर नागाओं ने आपस में मिलकर 1918 में नागा क्लब का बनाया। नागा क्लब का निर्माण कब किया जा रहा है, 1918 में। उसके बाद जो है कि जब साइमन कमीशन आया, एक चीज़ और कल आपने मुझे बताया कि जो है कि डेट को लेकर उसमें मैंने ध्यान नहीं, उसमें देखिए वीडियो मैंने सही बताया था। पीडीएफ में जो है कि कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उसको हम सही करके पीडीएफ देते हैं, इसलिए पीडीएफ में आपको कोई दिक्कत नहीं मिली। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया तब इस जनजाति द्वारा यह मांग की गई कि हमारा जो हिस्सा है, हमारी जो पहचान है, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। अर्थात जब साइमन कमीशन इंडिया में आ
रहा है, तब ये साइमन कमीशन से कह रहे हैं कि आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम जैसे जीते आए वैसे ही रहना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर अपना नियंत्रण मत बढ़ाओ, आप हमारी चीज़ों में हस्तक्षेप मत करो। अब समय आगे बढ़ा, साइमन कमीशन ने बहुत ज़्यादा तवज्जो इनको नहीं दी। समय आगे बढ़ा, समय आया 1946 का और एक व्यक्ति का नाम आता है अंगामी जापू फिजो। अंगामी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल अर्थात एनएनसी का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा, जितने नाम आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति कौन है? अंगामी जापू फिजो, और इनके नेतृत्व में बनाया जा रहा है नागा नेशनल काउंसिल, जिसको हम आगे अब एनएनसी अर्थात नागा नेशनल काउंसिल का शॉर्ट फॉर्म है, इसको यूज करेंगे। अब जब यह जो नागा नेशनल काउंसिल बना, प्रारंभ इनकी मांग यह थी कि ये भारत के हिस्से के रूप में रहेंगे, लेकिन इनको स्वायत्तता चाहिए, जिससे यह अपने कल्चर, अपनी पद्धति, अपनी धार्मिक मान्यताओं का यह संरक्षण कर सकें। अर्थात यह रहेंगे भारत में, लेकिन यह अपने ऊपर जो शासन है वह अपने नियमों कायदों के अनुसार करेंगे। यह बात कब हो रही है? 1946 में, जब एनएनसी का निर्माण हो रहा है। आज़ादी के समय जो जैसे ही आज़ादी के समय करीब आया, जो यह व्यक्ति थे जिनका नाम था अंगामी जापू फिजो, फिजो ने क्या किया? अपनी मांग में परिवर्तन कर लिया और इनको लगने लगा कि जिस तरह से अंग्रेज छोड़कर हमको जा रहे हैं, आगे चलकर हमारा शोषण भारत में हो सकता है। तो फिजो ने आज़ादी के समय अपनी मांग में परिवर्तन कर लिया और 29 जून 1947 को असम के राज्यपाल अकबर हैदरी के साथ नागाओं का एक समझौता हुआ, जिसे नागा हैदरी करार के नाम से जाना जाता है। अब जब नागा हैदरी करार हुआ तो इसमें क्या हुआ? नागाओं के लिए कई प्रकार की छूट दी गई, लेकिन फिजो इस समझौते में शामिल नहीं हुए और यही क्या कर रहे थे? इन्हीं फिजो ने तो क्या किया था? एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल। अब देखिए, जब फिजो शामिल नहीं हुए, इनका कद क्या है? काफी बड़ा है, तो ये क्या होंगे? आगे चलकर अपनी मांगे बढ़ाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, जब यह इसमें शामिल नहीं हुए तो बाद में इन्होंने क्या किया? इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। और कौन सा समझौता? यह जो समझौता हुआ था राज्यपाल अकबर हैदरी, जो असम के राज्यपाल थे, और नागाओं के बीच में, इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। समय आया 14 अगस्त 1947 का, और इसी दिन पाकिस्तान जो है कि क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। उसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसी के साथ नागालैंड की फिजो ने, अर्थात जो यहाँ पर एनएनसी का जो गठन हुआ था, इन्होंने भी क्या किया? नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नागालैंड को फिजो ने एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। जिस तरह से पाकिस्तान हुआ, इसी तरह से हुआ। क्या? पाकिस्तान बनने के शोरगुल में जो नागालैंड की घोषणा थी, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और यह जो इनकी जो घोषणा थी स्वतंत्रता की, वह कहीं ना कहीं हमारे तक उतनी प्रबल तरीके से नहीं पहुंच पाई जैसा कि पाकिस्तान बनने की। अब देखिए, इन्होंने क्या किया? अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, तो आगे चलकर क्या करते हैं? 1951 में नागा नेशनल काउंसिल अर्थात एनएनसी के नेतृत्व में नागा गुटों ने इस क्षेत्र में एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम का मतलब होता है राय शुमार करना, अर्थात लोगों से विचार लेना। रेफरेंडम इसलिए करवाया कि अगर यहाँ के अधिकांश लोग यह कहें कि हमें भारत के साथ नहीं रहना, तो हमें क्या किया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अर्थात पहले से नागाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। एनएनसी ने नागालैंड को पहले से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब क्या होगा? जब रेफरेंडम आएगा तो भारत सरकार मजबूत हो जाएगी। रेफरेंडम में सामने ये आया कि 99% से अधिक नागा आजाद रहना चाहते हैं, अर्थात वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। स्वाभाविक है, भारत सरकार ने इस रेफरेंडम को क्या कर दिया? मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो रेफरेंडम हुआ था उसकी पद्धति, उसका तरीका, वह किसके निर्देश में हुआ, कितने लोग शामिल हुए, ये कुछ भी हमें पता नहीं था। समय आगे बढ़ा। 22 मार्च 1952 को फिजो ने क्या किया? भूमिगत नागा फेडरल गवर्नमेंट, जिसका नाम है एनएफजी, अर्थात नागा फेडरल गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म है एनएफजी। तो देखिए, फिजो जिन्होंने क्या किया? एनएनसी का निर्माण किया था, उन्होंने ही क्या किया? नागा भूमिगत फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी एनएफए का गठन किया। अब देखिए, नागा फेडरल गवर्नमेंट क्या करती थी? सरकार चलाती थी, भूमिगत होकर चलाती थी, क्योंकि जमीन पे तो सरकार भारत सरकार की थी, और
उन्होंने अपनी एक पैरेलल आर्मी भी बनाया जो भारत सरकार की आर्मी से लड़ती थी। इसका नाम था नागा फेडरल आर्मी। एनएफजी ने सरकार चलाने का काम अपने हिस्से में लिया तो एनएफए ने क्या किया, भारतीय सेना से संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। एनएफए का जो मकसद था वह हिंसा के माध्यम से, अर्थात नागालैंड, ये जो नागालैंड फेडरल आर्मी था, इसकी उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारतीय सेना से संघर्ष करना और संघर्ष करके जो है कि संघर्ष के माध्यम से भारत से नागालैंड को आज़ाद करवाना। अर्थात ये नागालैंड से अलग होने के लिए जो है कि क्या कर रहे थे, एनएफए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भारतीय सेनाएं अब काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं। अप्रैल 1956 में भारतीय सेना ने एनएफए के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी, अर्थात इनको कुचलना चालू कर दिया। और इसी में जो फिजो थे जिन्होंने इसका गठन किया था वह भागकर पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान समय का बांग्लादेश है, वहां पहुंच गए। नागा पहाड़ी इलाके चूंकि सेना के लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो रहे थे, जैसा कि मैंने बताया पूरा क्षेत्र अधिकांश भाग इसका पर्वतीय है। यहाँ उस समय तक हमारे पास ना तो नेविगेशन के इतने साधन थे, ना हमारे पास व्यवस्थित मैप थे, और नागाओं के लिए वो क्या था, काफ़ी सुटेबल एरिया था, वो पहाड़ी क्षेत्र था। उस पहाड़ी क्षेत्र पर छिप कर वह क्या करते थे, भारतीय सेना पर हमला करते थे। अब इस हमले से निपटने के लिए भारतीय सेना को बहुत दिन वहां पर रहना पड़ रहा था। भारतीय सेना को जो है कि धैर्य के साथ काम लेना पड़ रहा था, जिससे जो कि आम जन को हानि ना पहुंचे, लेकिन नागा इसका फायदा उठा रहे थे। इस नागा उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अफ्स्पा, उसको जो है कि निर्माण किया। तो यह जो आप अफ्स्पा देख रहे हैं, AFSPA, इसका निर्माण यहीं से हुआ है, ना कि जम्मू कश्मीर से। आपको कभी अगर आप सुनते होंगे कि भारत का सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है, तुरंत आपके दिमाग में आता होगा जम्मू कश्मीर। जी नहीं, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में कंपेयर भी नहीं हो सकता, इतना अशांत क्षेत्र यह नागालैंड रहा है। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे अफ्स्पा का जो है कि गठन कर दिया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका नाम देखिए पहले, सशस्त्र बल विशेषाधिकार जो है अधिनियम, अर्थात जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको क्या किया जाएगा, स्पेशल पावर दिया जाएगा, और उसके लिए एक्ट बनाया गया। इसमें सेना को बहुत सी विशेष शक्तियां दी जाती हैं। मैं आगे चल के अफ्स्पा पर बताऊंगा क्या क्या इसके नियम होते हैं, कैसे लागू होता है, सभी चीजें बताऊंगा। अभी हमें नागालैंड के इतिहास को थोड़ा समझना है। तो कुल मिलाकर 1958 तक हम आ चुके हैं, अफ्स्पा का गठन हो चुका है। अब जब अफ्स्पा का गठन हो गया तो इसमें सेना को बहुत सी शक्तियां दी गई, और शक्तियों को देकर हमने कहा कि अब जो है कि जो नागा में जो नागा विद्रोह कर रहे हैं उनको हम शांत करेंगे। लेकिन इस अफ्स्पा के बाद भी नागा असंतोष समाप्त नहीं हुआ, और चूंकि सेना सभी पर जो है कि कार्रवाई नहीं कर सकती थी, इससे असंतोष बढ़ता, तो फिर से एक बार कहा गया कि अफ्स्पा बन तो गया है, इसको बनाए रखा जाए, लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं करने की जरूरत है। बातचीत ही विकल्प है, माध्यम है, जिसके माध्यम से मामले का समाधान किया जाना चाहिए। अब क्या होता है, इसी क्रम में देखिए क्या होता है कि नागाओं की मांग को मानने के लिए असम के नागा हिल्स तथा वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका एक क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड का निर्माण किया गया। अर्थात हमने एक अलग राज्य बना दिया। राज्य बनाने का मतलब है कि जब वहाँ के लोग नागा जनजाति के ही प्रभुत्व हैं, तो उन्हीं के द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर सकते हैं। इसीलिए हमने अलग राज्य का भी निर्माण कर दिया। ना सिर्फ हमने राज्य का निर्माण किया, बल्कि नागालैंड की मांगों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 371A को भी जोड़ा, और इसमें केंद्र सरकार ने कहा कि अगर यदि हम कोई कानून बनाते हैं, अर्थात केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और इस कानून से नागाओं के सामाजिक धार्मिक नियम, रहन सहन, पारंपरिक कानून से अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लागू नहीं होगा। अर्थात केंद्र सरकार का ऐसा कोई कानून जिसमें नागाओं का सामाजिक धार्मिक नियम, रहन सहन, पारंपरिक उनके जो मूल्य हैं उसमें अगर परिवर्तन होता है, वो तभी लागू होगा जब नागालैंड विधानसभा से बहुमत से उस चीज को पारित कर दिया जाए। चूंकि नागालैंड विधानसभा में नागाओं की ही मेजोरिटी है, स्वाभाविक है अगर बिल इनकी अगेंस्ट में होगा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ, तो वह उसको पास नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या रहेगा, केंद्र और राज्य में जुड़ाव बना रहेगा। नागा अपने राज्य के माध्यम से
से अपनी चीज़ों को क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने आइडियाज, अपने वैल्यूज, अपनी कल्चरल मूल्यों को क्या कर सहेज कर रख पाएंगे। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। और राज्य तो हमने बना दिया, लेकिन नागा असंतोष समाप्त नहीं हुआ और भारतीय सेना और नागा आर्मी के बीच संघर्ष चलता रहा। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन शांति हाथ नहीं लगी। समय आया 1975 का। 11 नवंबर 1975 को शिलोंग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एनएनसी के नेताओं का एक गुट भारत सरकार से मिला। यह वही एनएनसी है जिसका गठन फिजो ने किया था। ये वही एनएनसी है जिसने क्या किया था, वहां पर समानांतर सरकार का निर्माण किया था। तो यहाँ एनएनसी के नेता फिर से भारत सरकार के पास आए, उन्होंने बैठक की। इसमें इन्होंने कहा कि हम हथियार छोड़ने की बात स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अब अलग राज्य की हम मांग नहीं करेंगे, अर्थात भारत से अलग नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, नागा क्या है, जनजातियों का एक समूह है, एक जनजाति नहीं है। इससे क्या हुआ, नागा के जो सभी संगठन थे, अर्थात छोटे छोटे गुट थे, वह अपने आप को नागाओं के सर्वे सर्वा कहते थे। सबका समर्थन इनको नहीं मिल पाया, और जब सबका समर्थन नहीं मिला तो एनएनसी और एनएफजी के एक समूह ने अपने आप को क्या कर लिया, इस शिलोंग समझौते से अपने आप को अलग कर लिया। कौन सा शिलोंग समझौता, जो 1975 में हुआ। अब इन्होंने अलग करने का मतलब है कि जिन लोगों ने कहा था कि हम हथियार छोड़ देंगे, हम भारत के अंदर ही रहेंगे, यह जो अलग होने वाले लोग हैं इसको नहीं मानेंगे। अर्थात इन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग होकर रहेंगे और हमारी मांगें पूरी होंगी। एनएनसी के सदस्य थे सिजलेंग मुइवा, और सिजलेंग मुइवा इस समझौते के समय जो थे वह चीन में थे। तो जब वह चीन से लौटे तो उन्होंने क्या किया, 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का गठन किया। ध्यान दीजिएगा, ये किसका गठन किया इन्होंने, NSCN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का इन्होंने क्या कर दिया, गठन किया। और ये गठन करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे आपके थिजलेंग मुइवा। तो यह जो थिजलेंग मुइवा थे, यहाँ पे सिजलेंग लिख गया है, वहाँ पर करेक्शन करना। तो थिजलेंग जो मुइवा थे, इन्होंने क्या किया, इसका गठन के लिया। अब गठन किया तो स्वाभाविक है, इनका जो आइडिया है, जो विचार है, वह 1975 के शिलोंग समझौते से अलग है। तो संघर्ष फिर से बढ़ेगा, और संघर्ष बढ़ता रहा। यह जो है कि कई नागा गुट भारत सरकार की सेनाओं से लड़ते रहे। समय इसी में आता है 1988 का। 1988 में एक हिंसक टकराव के बाद यह जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड अर्थात NSCN बना था, इसका में ही क्या हो गया, विभाजन हो गया। दो धड़े में बट गए। इन कुछ का समर्थन था, कुछ का मानना था कि हमें भारत सरकार से बातचीत करना चाहिए था, और कुछ का मानना था कि नहीं, हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, संघर्ष को बढ़ाना चाहिए। अब देखिए 1988 में NSCN से अलग होकर एक नया संगठन NSCN के, अर्थात के का मतलब होता है खौपलांग। तो देखिए NSCN पूरा वही रहेगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और इसके साथ जुड़ गए शब्द खापलांग। और अब जो पुराना जो NSCN था वह कहलाया NSCN IM इसाक मुइवा। तो इसाक मुइवा और खापलांग दो नेतृत्वकर्ता हैं, और इन दोनों नेतृत्वकर्ता ने जो क्या किया था कि यह जो NSCN बनाया गया था, इसी को तोड़ लिया, और तोड़कर अपने अपने हिसाब से क्या करने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि नागाओं में एकजुटता का क्या है, अभाव है, और साथ ही साथ इनकी मुद्दों पर सहमति नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रमुख संगठन है वह है NSCN IM इसाक मुइवा। NSCN IM अर्थात जो है कि आपका ये जो पूरा संगठन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा, इसको हम कहेंगे NSCN IM। इसने कहा कि हम ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं, और इन्होंने इस मांग को जमकर उठाया। और यह जो IM अर्थात इसाक मुइवा, यह जो संगठन था, ये ग्रेटर नागालैंड की मांग को आगे बढ़ाता रहा। ग्रेटर नागालैंड की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो वर्तमान नागालैंड है सिर्फ यही शामिल नहीं होता, बल्कि अरुणाचल प्रदेश का
एरिया जो इससे लगता है, जो मणिपुर का एरिया लगता है, जो असम का एरिया लगता है, और तो म्यांमार का एरिया लगता है, उसको भी ये शामिल करने की बात करते रहे। इसके बाद भी नागा समूह कई छोटे छोटे समूहों में विभाजित होता रहा और सरकार के सामने हमेशा एक चुनौती आती रही, आखिर वो किस नागा संगठन के साथ जो है कि समझौता करे जिससे सभी को वह स्वीकार कर लें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं NSCN-IM अर्थात इसाक मुइवा जो था, यही अभी बड़ा संगठन था। तो NSCN-IM ने भारत सरकार के साथ पहला जो शांति समझौता किया वो 1997 में किया। 1997 के बाद NSCN-IM भारत सरकार के साथ कई दौरों की बातचीत इन्होंने की और समय आया 2015 का, और 2015 में इन्होंने क्या किया, अगस्त 2015 में नागा समझौते का नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है कि बना। और ये जो नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक मोटा मोटा ढांचा था कि आखिर नागाओं की कौन कौन सी बातें मानी जानी थी। इसमें कहा गया कि सरकार एक ही समझौता करेगी, अर्थात जो यह नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था इसमें क्लियर कर दिया गया कि देखो जो हम अभी कर रहे हैं एग्रीमेंट वह एक ही एग्रीमेंट होगा, और यह जो एग्रीमेंट होगा ये सभी गुटों को मानना होगा, सभी पक्षों को मानना होगा। ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद फिर से कोई नागा समूह कहे कि नहीं हमें जो है कि और कोई मांग है। दूसरी चीज कहा गया कि यह जो नागा जो समूह है यह भारतीय संप्रभुता को क्या करेगा, स्वीकार करेंगे, साथ ही साथ नागा गुटों का पुनर्वास होगा, नागालैंड की सीमा में कोई हेरफेर नहीं होगा, अर्थात ग्रेटर नागालैंड जैसा कोई विचार नहीं माना जाएगा। यह बात हुई, और यह बात किस में सब हो रही है, यह हो रही है नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में। अब इस एग्रीमेंट पर 31 अक्टूबर 2019 को एक जो है कि क्या होना था, हस्ताक्षर होना था। अगर ये हस्ताक्षर हो जाता तो ये क्या हो जाता, मुद्दा शांत हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कारण ये था कि नागा कई गुटों में विभाजित थे और वह उनकी मांगें अलग अलग थीं, और वह मांगें अलग अलग होने के कारण वह अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। बात आगे बढ़ी और इस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया। इसके बाद कई बार जो है कि क्या हुआ कि नागाओं ने संघर्ष किया, भारतीय सेनाओं पर हमले हुए, कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां आई जिससे लगा कि राज्य में कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। तो साथ ही साथ कई चीजें और भी आई, और इसके वजह से फिर क्या हो गया, यह विवाद बढ़ा। इस विवाद में सबसे बड़ा मुद्दा जो था जिसके वजह से यह आपका जो फ्रेमवर्क था, कौन सा 2015 का नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया, वह यह था कि उन्हें अलग संविधान चाहिए, अलग झंडा चाहिए। और कारण यह था कि ये चाह रहे थे कि कोई आने वाले समय में जब तक हमारा संविधान ना होगा तो ऐसा ना हो जम्मू कश्मीर की तरह कोई परिवर्तन कर दिया जाए और हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद क्या हुआ, कोई समझौता नहीं हो पाया, तनाव बढ़ा रहा। अब देखिए क्या हुआ कि यह जो समझौता उसके बाद कोई भी जो है कि अहिंसा में कमी नहीं आई, जो संसाधन थे उनको लेकर भी विवाद बनता रहा, तनाव कई बार चरम पर पहुंचा। और इसके कारण जो यहाँ पर जब समझौता नहीं हो पाया तो जो यहाँ के विद्रोही समूह थे उन्होंने अपनी समानांतर सरकारें स्थापित कर ली। किसी क्षेत्र में किसी नागा गुट का सरकार चल रही है पैरेलल जो है कि राज्य सरकार के अलावा, तो किस कहीं पर दूसरे जो है कि नागा विद्रोही की। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, जितने भी शांति के स्थापना के प्रयास किए गए वह सब क्या रहे, विफल रहे। अब जो विफल रहे उसमें कुछ कारण है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो विद्रोही गुट हैं यहाँ उनका प्रयोग किया जाता है यहाँ के राजनीतिक दलों के द्वारा। और ये जो राजनीतिक दल हैं लोकल या कोई भी पार्टी हो, जब वो नागालैंड में जाती है तो इन विद्रोही गुटों को शामिल करती है अपने में, और यही नागा समूह कई राजनीतिक दलों से जुड़ जाते हैं और यह राजनीतिक दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करते हैं, और बैकडोर से ये राजनीतिक दल उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो पहला कारण तो है कि जो शांति स्थापित ना हो पाने का वह ये भी है कि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं उनका विल पावर शांति स्थापित करना नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना। दूसरा कारण यह है कि यहाँ का जो संसाधनों का प्रयोग होता है, तो यहाँ की सरकारें और जो पैरेलल सरकारें ये लोग बनाते हैं, इनमें संसाधनों को लेकर क्या रहता है, हमेशा संघर्ष बना रहता है। और राज्य सरकारें भी जब यहाँ के संसाधनों का दोहन करती हैं तो यहाँ के जनजातियों की स्वीकृति नहीं लेती हैं। इसलिए यहाँ के जनजातियों के लगता है कि यह जो सरकारें हैं यह क्या है, हमारे लिए नहीं ठीक है, जबकि वो यह नहीं देखते हैं कि जो विद्रोही गुट हैं वो भी ऐसी ही चीज़ों को करते हैं।
अब क्या हुआ है कि इन सभी चीज़ों के कारण मैंने कहा शांति वहाँ पे कोई स्थापित नहीं हो रही थी, समानांतर सरकारें चल रही हैं, वसूली चल रही है, संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। इसके कारण 30 दिसंबर 2019 को यहाँ पर अफ्स्पा की धारा 3 के तहत नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया और इसका जो समय काल था वो 30 जून अर्थात कुछ दिन पहले ही पूरा हो रहा था और इसी के कारण फिर से 6 माह के लिए इसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अर्थात हम अब आप जब यह नागालैंड पर बात कर रहे हैं तो नागालैंड भारत सरकार के अफ्स्पा जो कि कानून है, एक्ट है, इसकी धारा 3 के तहत वह क्या है, अशांत क्षेत्र है और यह अशांत क्षेत्र अभी भी है और वर्ष 2020 के अंतिम तक यह बना रहेगा क्योंकि अभी जो 1 जुलाई से लेकर आपका 31 दिसंबर तक इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है 6 माह के लिए और 6 माह तक क्या रहेगा, यह शांत क्षेत्र बना रहेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि दरअसल आखिर यहाँ पर नागाओं के साथ जो कि समझौता क्यों नहीं हो पाया, लेकिन इससे भी बड़ी चीज एक और है जिसके वजह से नागाओं का विद्रोह और शांति जो है कि अशांति में कन्वर्ट हो जाती है, वह है अफ्स्पा। तो इसको भी हम समझेंगे कि आखिर ये अफ्स्पा और नागालैंड का संबंध क्या है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अफ्स्पा को लाया किस लिए गया था कि जब नागालैंड में सेनाएं गईं और वहां पर वो बहुत सफल नहीं रही तो ये लगा कि नागा जो सेना है, भारतीय सेना है, नागाओं से निपटने के लिए इनको विशेष प्रोटेक्शन, विशेष पावर दिया जाना चाहिए, उसी के तहत अफ्स्पा का निर्माण हुआ। तो नागालैंड एवं पूर्वोत्तर भारत में देखिए ये अफ्स्पा है, फिर से मैं इसको नागालैंड से जोड़ूंगा, ये टॉपिक से अलग नहीं हो रहा है। ये दरअसल नागालैंड में जो वहाँ के विद्रोही हैं यह दरअसल इसी कानून के खिलाफ विद्रोह करते हैं। उनकी मांग ये रहती है कि पहले कानून हटाओ, भारत सरकार कहती है कि आप पहले शांति स्थापित कर लो, हम कानून अपने आप क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो यही सब चीजें इसको थोड़ा देखिए। अब देखिए हुआ क्या था, इस पर अफ्स्पा का थोड़ा सा समझिए। नागालैंड जैसा कि मैंने बताया और पूर्वोत्तर भारत में पहले उग्रवाद से निपटने के लिए अर्थात वहां पर जो उग्रवाद फैला था उससे निपटने के लिए सेना को विशेष अधिकार देने के लिए 11 दिसंबर 1958 को अफ्स्पा को पारित किया गया। अफ्स्पा जो है कि क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र विशेष में अफ्स्पा को तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दे, जैसा कि अभी क्या किया गया है, नागालैंड को घोषित किया गया। जब किसी क्षेत्र में नस्लीय, भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय जातियों में भिन्नता के आधार पर जो समुदाय हैं उन समुदायों के बीच उपद्रव होता है, हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है और लगता है कि जो प्रशासन है वो सामान्य पुलिस के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, तो उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और शांत क्षेत्र घोषित होने के बाद वहां पर क्या लग जाता है, अफ्स्पा लग जाता है। अर्थात जब अब वहां पर स्पेशल फोर्स जाएगी, आर्म फोर्स जाएगी, तो उसके पास एक स्पेशल राइट्स होगा, पावर होगा और उसका वो यूज कर सकेगी। अब देखिए इसी के तहत अफ्स्पा को अरुणाचल प्रदेश में लगाया जा चुका है, मणिपुर में लगाया जा चुका है, नागालैंड मैंने बताया ही, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में इसको लगाया जा चुका है। अफ्स्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करती है। अशांत क्षेत्र अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार किसी एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित होने पर यह जो कंडीशन है न्यूनतम 3 माह के लिए रखती है, अर्थात वो 3 माह कम से कम क्या होगा, अशांत क्षेत्र बना रहेगा। राज्य सरकारें यहां सुझाव दे सकती हैं कि इस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं, लेकिन अधिनियम की धारा 3 के तहत अर्थात जिसके तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है उसके सुझावों का संज्ञान लेने में अथवा उनको मानने की जो शक्ति है वह केंद्र और राज्यपाल के पास है। अर्थात राज्य सरकार अगर कहती है कि नहीं यहाँ पे अशांत क्षेत्र घोषित मत करो, लेकिन राज्यपाल को लगता है और केंद्र सरकार को लगता है कि नहीं ये अशांत एरिया है, तो अशांत एरिया घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी शक्तियां मिल जाती हैं इसके तहत, और इसी को लेकर नागा क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसमें मिल शक्तियां ये मिल जाती हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके घर की तलाशी ली जा सकती है, अर्थात बिना वारंट के। ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति यदि अशांति फैलाता है और बार बार ऐसा वो कृत्य करता है तो उसको उस पर बल प्रयोग किया जा सकता है और बल प्रयोग की मात्रा मृत्यु तक हो सकती है। वाहन को, कोई भी चलता हुआ वाहन को रोककर तलाशी ली जा सकती है। संदिग्ध या विद्रोहियों को आश्रय देने वाले ढांचे को, अर्थात चाहे वो घर हो या कोई गोदाम हो या कोई बंकर हो, उसको तबाह किया जा सकता है। और क्या मिल जाता
होता है इसके तहत? सशस्त्र बलों द्वारा अधिक बल प्रयोग करने या कार्यवाही की स्थिति में, अर्थात वो बल प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो भी कोई कानूनी कार्यवाही उनके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कर रखा है? स्पेशल पावर दे रखा है। इन्हीं अधिकारों और जो अब जितने भी अधिकार अफस्पा के मिले हुए हैं, इन अधिकारों को जो मानने वाले हैं या जो अफस्पा के समर्थक हैं, उनका मानना है कि चूंकि यह कानून हमारे देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है, इसलिए बना रहना चाहिए। वहीं कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता और नागालैंड के लोग भी, ध्यान दीजिएगा, और नागालैंड के लोग भी क्या करते हैं? इसका विद्रोह करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और नागालैंड नहीं, पूरे पूर्वोत्तर भारत में अफस्पा को लेकर विरोध चलता है। इसमें एक नाम सुना होगा आपने, और वो नाम मैं बताऊंगा नहीं, एक लेडीज का नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सी लेडीज थी जिन्होंने अफस्पा के लिए सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है। तो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत में इसी अफस्पा के ये जो प्रावधान है, इनको लेकर क्या है? विरोध होता है। और यही जो अफस्पा है, इसी के खिलाफ ये जो नागा जो कभी शांति स्थापित करना भी उसका कोई गुट चाहता है, दूसरा गुट ये कहता है कि तुम शांति स्थापित कर लोगे तो फिर से तुम्हारे साथ वही होगा, अफस्पा लगा दिया जाएगा। हालांकि यह गलत इंटरप्रिटेशन है उनकी। जब अफस्पा उन राज्यों में नहीं लगाया गया जिन राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर को कोई दिक्कत नहीं आई। खैर, कुल मिलाकर अफस्पा को लेकर जो है कि नागालैंड में क्या है, एक चीज है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान के साथ इन्होंने अपना क्या किया? स्वतंत्रता दिवस मना लिया। अब उसी के बाद से क्या करते हैं? यह प्रत्येक साल जो है कि 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने मनाया, अर्थात 14 अगस्त 2019 को भी इन्होंने 73वां नागा दिवस मनाया। अर्थात इन्होंने स्वतंत्र, आप यह कहा कि हम स्वतंत्र हैं। जब ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कोई ऐसा आयोजन करते हैं, तो इसमें ये अपना झंडा खुद का फहराते हैं, और इस झंडे को हमने आधिकारिक मान्यता भी नहीं दी है। यह जो झंडा होता है, देख लीजिए, यह झंडा आपको दिख पा रहा होगा, एक नागा झंडा में एक सफेद रंग का स्टार ऊपरी हिस्से में बना हुआ है, और उसके नीचे 3 रंगों से मिलकर एक तिरछा रेनबो बना हुआ है। और यह कहते हैं कि हम जब भी क्या होता है, कोई बात उठती है कि भाई, उनसे कहा जाता है कि आप ऐसा करके भारत की एकता अखंडता के लिए प्रश्न खड़ा कर रहे हो, हमें मजबूर कर रहे हो कि आप अलगाववाद कर रहे हो, हम आपके ऊपर कलवाही करें। तो यहाँ के जो लोग हैं वो यह कहते हैं कि इनके आयोजनकर्ताओं का कहना होता है कि हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक संदेश नहीं छुपा हुआ है, बस हम ये चाहते हैं कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हम इस झंडे के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसको करें। अब पूरे टॉपिक को मैं ओवरव्यू करता हूं। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि यहां पर जो अफस्पा है वह कानून लगा है, अभी भी लगा है, पहले भी लग चुका है, लेकिन जो नागालैंड में अशांति है उसके पीछे का जो सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कारण है वह है नागाओं में आपसी सहमति का ना होना। जब सहमति नहीं है तो क्या होता है कि हम किसी एक नागा गुट के साथ क्या करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, दूसरा उससे अलग हो जाता है। और तीसरी चीज, और वो बहुत बड़ी चीज है, वह ये है कि नागाओं को राजनीतिक रूप से शरण दिया जाता है, उनको प्रश्रय दिया जाता है दूसरे देश की सरकारों द्वारा। कई बार ऐसी चीजें आई हैं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है इस विद्रोह को बनाए रखने के लिए, जिससे वह यह दिखा सकें कि भारत में नागालैंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां की मांगों को भारत सरकार मानती नहीं है। और इसी में आपको मैंने एक नाम बताया जिन्होंने क्या किया संगठन का, कि जब यहाँ पे समझौते होते हैं तो कोई ना कोई एक धड़ा विदेशी संपर्क में रहता है, इनको हथियार की आपूर्ति होती है, पैसे की फंडिंग होती है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वह क्या करती हैं, ये जो अशांति है इसको बढ़ाती रहती है। कुल मिलाकर यहाँ पर चूक क्या है? चूक ये है कि नागाओं में सहमति नहीं है कि वो चाहते क्या है। दूसरी सहमति है भी तो मेज के स्तर से ना करके हथियारों के बल पर चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि उनको स्वायत्तता ना मिले, उनको एक स्वतंत्रता मिले, जो कि अखंड भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमने उनके लिए अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधान किए हैं। अगर वह मिलजुल कर बैठकर बात करेंगे, हम कुछ और प्रावधानों पर सोच सकते हैं, लेकिन अलग झंडा, अलग संविधान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पूरा टॉपिक यह था, और इसी में अफस्पा को
लेकर बात उठती रहती है। भारत सरकार का कहना है अस्फा को तो हम खत्म कर देंगे, आप पहले अपनी हिंसा खत्म करिए, और उनका कहना है कि हम हिंसा तब खत्म करेंगे जो अस्फा को आप हमेशा के लिए खत्म करके आप हमको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन भारत सरकार कहती है जब हम आपको अपने हाल पे छोड़ते हैं तो आप हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। यही पूरा टॉपिक था। आई होप आप समझ पाए होंगे। नामों को लेकर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।